Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. 2020 English series is going on with practice set 33. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. The dirge also expresses grief on the occasion of death, but differs from the elegy in that it is short and less formal. Here is about the term dirge. What is dirge? Dirge क्या होता है? ये भी express करता है grief को किसी की डेथ पर, जस्ट लाइक एलिजी, बट ये एलिजी से डिफर होता है किस फॉर्म में? बिकॉज एलिजी से ये शॉर्ट होता है और लेस फॉर्मल होता है। एलिजी क्या होता है? वो फॉर्मल होता है, और जो डर्ज क्या होता है वो लेस फॉर्मल होता है। पर्सनल पर्सन के लिए यू कैन से दैट ये हो सकता है, इनफॉर्मल वे में हो सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डर्ज एंड एलिजी। दोनों ही क्या करता है, जो डेथ के ओकेजन के से रिलेटेड जो टाइम है उसको एक्सप्रेस करता है। मीन्स डेथ या किसी सॉरो जैसी चीज को क्या करता है, डर्ज और एलिजी में एक्सप्रेस किया जाता है फीलिंग्स को। बट द डिफरेंस इज हियर दैट डर्ज इज शॉर्ट in the comparison of elegy and also less formal. Now question number 2, which are the characteristic feature of a pastoral elegy? पेस्टोरल एलिजी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। तो क्या क्या इसके फीचर होते हैं पेस्टोरल एलिजी के? द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग द म्यूसेस। इसमें जो लिरिक स्पीकर होता है, मीन्स हु इज द राइटिंग एलिजी, वो क्या करता है, किसी म्यूस वगैरह को इन्वोक करके राइट करता है। देयर इज अ प्रोसेसन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स, और जो एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स होते हैं उनका प्रोसेसन भी होता है एलिजी में, जो पेस्टोरल एलिजी होते हैं। द मॉर्नर चार्जेस विथ नेग्लिजेंस द नेम्स और अदर गार्जियंस ऑफ द डेड सेफर्ड। और जो मॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं किसके माध्यम से, जो नेम्स होते हैं या जो दूसरे गार्जियंस होते हैं डेड सेफर्ड के, उनके द्वारा मॉर्नर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो याद रखेंगे, लिरिक स्पीकर क्या होते हैं, म्यूज को इन्वोक करते हैं, और प्रोसेसन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स होता है, और जो मॉर्नर चार्जेस विथ नेग्लिजेंस द नेम्स और अदर गार्जियन ऑफ द डेड सेफर्ड। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे हैविंग अबाउट पेस्टोरल एलिजी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। Now question number 3, Kit's expression that he becomes a part of all he sees reflects his intense empathy. Kit's की जो एक्सप्रेशन है कि he becomes a part of all he sees, यानी कि वो जो कुछ भी देखते हैं उसके एक पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं, ऐसा किड्स का एक्सप्रेशन है। तो ये किड्स की किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये उनके इंटेंस एम्पैथी को रिफ्लेक्ट करता है। याद रखेंगे, इंटेंस एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिफैनी? एपिफैनी का मीनिंग क्या होता है? अ सडन रेडियंस और रिवलेशन व्हाइल ऑब्जर्विंग अ कॉमनप्लेस ऑब्जेक्ट। तो जब किसी कॉमनप्लेस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो अचानक जो रेडियंस और रिवलेशन क्रिएट हो, दैट इज कॉल्ड एपिफैनी। तो याद रखेंगे, एपिफैनी अ सडन रेडियंस और रिवलेशन। कब? जब किसी कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेसिंग अ सपोजली ऑफेंसिव और disagreeable term by a less direct or less colloquial term is termed as euphemism. देखिए यूफेमिज्म को लेकर यहाँ पे दिया है। यूफेमिज्म क्या होता है? रिप्लेसिंग अ सपोजली ऑफेंसिव और डिसएग्रीएबल टर्म। जो ऑफेंसिव और डिसएग्रीएबल टर्म है उसको रिप्लेस किया जाता है, किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है? बाय अ लेस डायरेक्ट और लेस कॉलिक्वल टर्म। ठीक है, तो लेस डायरेक्ट या लेस कॉलिक्वल टर्म के द्वारा रिप्लेस किया जाता है एक ऑफेंसिव या डिसएग्रीएबल टर्म को, तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। जैसे अब किसी को डायरेक्ट कर दिया जाए कि ही इज डेड, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफेंसिव और डिसएग्रीएबल टर्म है। और उसी को अगर थोड़ा सा लेस डायरेक्ट वे में कहना हो कि ही इज डेड को, तो ये कहा जा सकता है ही इज नो मोर। तो ये भी
तरीका है लेस डायरेक्ट वे में कहने का, तो दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, language which seems smooth, pleasant and musical to the ear is termed as euphony. तो लिटरेचर के वो लैंग्वेज जो स्मूथ, प्लीजेंट और म्यूजिकल लगते हैं ईयर को, तो दैट इज कॉल्ड यूफोनी. मीन्स व्हेन वी आर रीडिंग सम पोएट्री और सम वर्स, you can say that the language of that poetry or verse should be smooth, pleasant and musical. तो जब इस तरह की चीजें आपको लिटरेरी वर्क्स के लैंग्वेज में देखने को मिले, स्मूथनेस, प्लीजेंटनेस और म्यूजिकल, और ये जो चीजें हैं हमारे ईयर को सुनने में, सपोज दैट कि कोई वर्ड यूज कर दिया गया और वो वर्ड हमारे कानों को लेकर हमें सुनने में बहुत स्मूथ, प्लीजेंट और म्यूजिकल नजर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूफोनी. Question number 7, the artistic movement which began in Germany at the start of the 20th century under the strong influence of the Swedish dramatist Strindberg is expressionism. Here is question that the artistic movement है which began in Germany, कहाँ शुरू होता है? जर्मनी में. when it started 20th century में, under the strong influence of Swedish dramatist Strindberg, तो that is called expressionism. याद रखेंगे क्या कहेंगे इसे? expressionism. तो ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है एक्सप्रेशनिज्म, और जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वीडिश ड्रामेटिस्ट स्ट्रिंडबर्ग. क्वेश्चन नंबर 8, which one is a medieval form, a short comic or satire tale in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in the revolt and the obscene, that is called fable. Here is question that which one is a medieval form. medieval form की बात की जा रही है. what kind of form? a short comic or satire tale. एक छोटा सा कॉमिक या satire tale हो, वर्स में, डीलिंग रियलिस्टिकली विथ मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर्स, और डील करता हो मिडिल क्लास या लोअर क्लास कैरेक्टर्स को, एंड डिलाइटिंग इन द रिवॉल्ट एंड ऑब्सेंस, और डिलाइट करता हो रिवॉल्ट एंड ऑब्सेंस, दैट इज कॉल्ड फैबुलो. तो याद रखेंगे मिडिवल फॉर्म है फैबुलो, और ये एक शॉर्ट कॉमिक और सटायर टेल है वर्स फॉर्म में, और ये डील करता है मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर्स को. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय ट्रॉप्स इन रिटोरिक. ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है रिटोरिक में? अ डिसाइडेड एक्सटेंशन और चेंज इन द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स. तो रिटोरिक में ट्रॉप्स का मतलब होता है कि एक डिसाइडेड एक्सटेंशन और चेंज इन द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स. जो भी वर्ड्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड मीनिंग में थोड़ा चेंज हो और एक्सटेंशन हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉप्स. और किस चीज में इसे ट्रॉप्स का यूज होता है? रिटोरिक में. तो रिटोरिक में ट्रॉप्स का मतलब है कि जो वर्ड्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड मीनिंग में थोड़ा एक्सटेंशन हो या चेंजेस हो. Now question number 10, Bonds, oh my loves like a red red rose is an example of simile. Very simple question. तो like वर्ड आ गया है, तो obviously जब like वर्ड आ गया तो ये simile का एग्जाम्पल हो जाएगा. अगर simile ऑप्शन में नहीं देगा तो फिर किसका एग्जाम्पल होगा? ये एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है ये, ठीक है, बट लाइक का यूज है और सिमली है, तो सिमली का यूज है. ऑप्शन में एलिट्रेशन भी आ सकता है, तो याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11, द लेग ऑफ द टेबल एंड द हार्ट ऑफ द मैटर आर एग्जांपल्स ऑफ डेड मेटाफर. हियर इज फ्रेज देख लेते हैं. द लेग ऑफ द टेबल, एक फ्रेज ये है. द हार्ट ऑफ द मैटर, तो द लेग ऑफ द टेबल, द हार्ट ऑफ द मैटर क्या है? ये डेड मेटाफर के एग्जांपल्स है. कैसे हैं? लेग ऑफ द टेबल, टेबल, व्हाट इज टेबल? टेबल इज नॉन लिविंग थिंग. मैटर, मैटर इज आल्सो नॉन लिविंग थिंग. और उसमें जो एग्जांपल दिया जाए कि टेबल के लेग की तरह, मैटर के हार्ट की तरह, तो ये इस तरह के एग्जांपल्स जो होते हैं डेड मेटाफर के रूप में जाने जाते हैं. Now question number 12, what is the term used to denote the use of one term
to mean another with which it has become closely associated as the crown stands for the king. मेटोनिमी, मेटोनिमी में क्या होता है कि जब हम कोई किसी को हमें एड्रेस करना हो तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एग्जैक्ट उस वर्ड का यूज न करके हम किसी और वर्ड का यूज करें तो दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। जैसे यहाँ पे द किंग है, अब द किंग के लिए हम द किंग वर्ड ना यूज करके हम द क्राउन यूज कर लें तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मेटोनिमी। तो मेटोनिमी में यही होता है कि द किंग के जगह हम द क्राउन वर्ड का यूज कर ले, या फिर ऐसे ही मान लीजिए कोई स्कॉलर पर्सन है तो ही इज द मैन ऑफ लेटर, ये कह सकते हैं। तो इस तरह के यूज को मेटोनिमी कहेंगे। Now question number 13, what is meant by synecdoche? Synecdoche, it is also a literary device। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। A part of something used to signify the whole। synecdoche में क्या होता है कि a part of something, किसी चीज का एक पार्ट, used to signify the whole, उसकी कंप्लीटनेस को सिग्निफाई करने के लिए यूज किया जाए। मीन्स कि कोई चीज है और हम उसको उसके बारे में बताना चाहते हैं या उसको मेंशन करना चाहते हैं, तब उस पूरे होल को ना लेकर उसके एक पार्ट को यूज करें उस होल को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड synecdoche। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक टर्म meiosis stands for an understatement। Here is a Greek term, what is meiosis? इसका मतलब क्या होता है, an understatement मीन्स meiosis में हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज की वैल्यू को डिग्रेड कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन अंडरस्टेटमेंट। तो याद रखेंगे ग्रीक टर्म meiosis मीन्स एन अंडरस्टेटमेंट इन विच वी कैन डिग्रेड समथिंग्स वैल्यू और क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 15, a special form of understatement which asserts an affirmative by negative the contrary is litotes। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्म है अंडरस्टेटमेंट का, दैट इज कॉल्ड लिटोट्स। तो लिटोट्स में क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट की जाती है किसी चीज को लेकर, और इसमें क्या होता है कि विच असर्ट्स एन अफर्मेटिव बाय निगेटिंग द कॉन्ट्रेरी। तो किसी अफर्मेटिव को निगेटिव सेंस में क्या किया जाता है, असर्ट किया जाता है। मीन्स हमें कोई चीज के बारे में कुछ बताना हो तो हम उसको निगेटिव वे में बताएंगे और उस तरह से उसकी वैल्यू को डिग्रेड करेंगे। तो इट इज अ टाइप ऑफ एक क्या है, अंडरस्टेटमेंट, और इट इज कॉल्ड लिटोट्स। तो सपोज दैट कोई वर्ड है और उसके लिए नेगेटिव वे में उस जो वर्ड है उसके अफर्मेशन को असर्ट किया जाए तो और उसमें अंडरस्टेटमेंट की बात हो तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लिटोट्स। Now question number 16, the error interpreting or evaluating a work by reference to the plan or design of the author is termed as intentional fallacy। Intentional fallacy में क्या होता है कि an error interpreting or evaluating a work, जब किसी वर्क को इंटरप्रेट किया जाए, इवेल्युएट किया जाए तो उसमें एरर आ जाए, किस चीज के लिए, बाय रेफरेंस टू द प्लान और डिजाइन ऑफ द ऑथर। तो ऑथर की प्लान और डिजाइन को लेकर, मीन्स ऑथर का कोई प्लान है या डिजाइन है किसी वर्क को लेकर, और उसको रेफरेंस के द्वारा हम जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो रेफरेंस के द्वारा उसमें कुछ एरर फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, कुछ एरर हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल फॉलेसी। Now question number 17, the kind of irony the intention of which is shared by the author and the reader or audience but not by the speaker is a case of structural irony। What is structural irony? The kind of irony the intention of which is shared by the author। स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल आयरनी होता है इसमें जो ऑथर के द्वारा क्या होता है, शेयर की जाती है एंड द रीडर और ऑडियंस बट नॉट बाय द स्पीकर। मीन्स स्ट्रक्चरल आयरनी में जो इंटेंशन होता है ऑथर, रीडर या ऑडियंस के द्वारा शेयर किया जाता है बट स्पीकर के द्वारा नहीं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आयरनी।
एक प्रकार का आयरनी है जिसके इंटेंशन को ऑथर या तो शेयर करेगा या रीडर या फिर ऑडियंस, लेकिन स्पीकर जो होगा उस वर्क का वो नहीं शेयर करेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट स्ट्रक्चरल आयरनी. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Socratic irony is a pretension to ignorance in place of knowledge. तो सोक्रेटिक आयरनी क्या होता है? इट इज इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज. सोक्रेटिक आयरनी क्या होता है? प्रिटेंशन होता है जहां पे नॉलेज की जगह इग्नोरेंस को प्रिटेंड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 19. What sort of irony do we find in Tristram Shandy and Don Juan? It's romantic irony. तो ट्रिस्टम सैंडी और डॉन जुआन में किस तरह की आयरनी देखने को मिलेगा? रोमांटिक आयरनी. क्वेश्चन नंबर 20. Two successive syllables with approximately equal light stresses constitute a pyric. पायरिक में क्या होता है कि टू सक्सेसिव सिलेबल्स होते हैं, मींस टू सिलेबल्स होते हैं एक के बाद दूसरा, विथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेस, और दोनों ही सिलेबल में लाइट स्ट्रेस होता है, तो उससे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पायरिक. तो पायरिक इज एन एग्जांपल ऑफ टू सक्सेसिव सिलेबल्स विथ इक्वल लाइट स्ट्रेस. This is all about for this video. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Press the bell icon because your motivation is very necessary to go ahead in this reference. Thanks for watching. Be happy. Keep a smile.